नमस्कार, अनाड़ी टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की। पड़ताल करेंगे आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। हमारे साथ चर्चा में रहेंगे अनाड़ी टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। तो आइए शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। पावर कॉरिडोर की शुरुआत आज मंत्रियों की खबर से। सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट के उन मंत्रियों की जो विधानसभा का उपचुनाव हारने के बाद भी मंत्री पद पर कायम है। इस्तीफा देने के बाद भी वे कैबिनेट की मीटिंग में बाकायदा भाग ले रहे हैं, लेकिन उनके विभाग का कामकाज खासा प्रभावित है क्योंकि मंत्री भोपाल नहीं आ रहे, वे अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं। और खासकर यदि हम बात करें तो महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी की कि जिनके विभाग से जुड़ी हुई कई फाइलें लंबे समय से पेंडिंग चल रही हैं क्योंकि मंत्री उन फाइलों को नहीं देख रही है। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको और बता दें कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनाव में 3 मंत्री चुनाव हार गए थे। इनमें से इंदल सिंह कंसाना जो पीएचई विभाग के मंत्री थे, उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया। इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया, ये जो 2 मंत्री हैं, उनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं। हालांकि दोनों अपने इस्तीफे दे चुके हैं और इनका कार्यकाल 1 जनवरी को यानी नए साल के पहले दिन समाप्त होने वाला है। इस 1 महीने का जो अरसा बीता है, इस पूरे अरसे के दौरान इन विभागों की फाइलें लंबे समय से पेंडिंग चल रही हैं, जिसको लेकर खासी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस मसले पर चलते हैं स्टूडियो, जहां ब्रजेश चौकसे जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे आप, क्यों आखिर ये मंत्री अपनी फाइलों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या वजह है कि इतने लंबे समय तक वो भोपाल भी आते हैं तो ज्यादा फाइलों की तरफ रुख नहीं करते और उनके विभाग का कामकाज खासा प्रभावित हो रहा है? ये दूसरा राजनीति में जैसे निगम मंडल है, वहां पे इनकी नियुक्तियों का जो चल रहा है, उस उठापटक के कारण विभाग पर तो ध्यान देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि विभाग उनको मालूम है मंत्रियों को आज हमारे पास नहीं रहेगा। इसमें तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर उनके इस्तीफे वैसे इंदल सिंह कंसाना का एक्सेप्ट कर लिया है। इनके भी एक्सेप्ट करने के बाद उनके विभाग या तो दूसरे मंत्रियों को दे दिए जाने चाहिए थे या मुख्यमंत्री अपने पास रखते, और जो फाइलें लंबित पड़ी हुई उनका तभी निराकरण हो सकता है। अभी क्या मंत्रियों को एक संकोच रहता है, कोई गड़बड़ी होगी, कुछ होगी, या अभी कोई फाइल कर दी, उन्होंने साइन कर दिया तो उन पर आरोप लग सकते हैं। इससे बचने के भी लिए भी वो फाइलों पर साइन नहीं कर रहे होंगे। हालांकि वो दोनों इस्तीफे दे चुके हैं, अनाड़ी टीवी पर ही उन्होंने पुष्टि की थी कि हम इस्तीफे दे चुके हैं, मंजूर नहीं हुए। इनमें इमरती देवी तो अभी बैठक में भी शामिल हुई थी, वर्चुअल जो बैठक हुई थी उसमें शामिल हुई थी। हालांकि जो अधिकारी भी अभी वो थोड़ा संकोच रहता है कि मंत्री नहीं रहेंगे, तो इस कारण मुझे लगता है कि सबसे बेहतर उपाय यही था कि मुख्यमंत्री को इन विभागों को अपने अधीन ले लेना चाहिए था। इनका इस्तीफा स्वीकार करके इनको निगम मंडल में जहां भी एडजस्ट करना है वहां कर देना चाहिए। कई विभाग ऐसे हैं जिनका कामकाज खासा इसलिए प्रभावित हो रहा है क्योंकि पहले कोविड का दौर था, फिर उपचुनाव आ गए, उपचुनाव आने के बाद कुछ मंत्री पदों पर नहीं रहे और उसकी वजह से ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। अब ब्रजेश जी, आपको लगता है कि महिला बाल विकास विभाग कुछ ऐसे मामलों को संज्ञान लेगा, जैसे मैं शहडोल का मामला आपको बता रहा हूँ? निश्चित तौर पर शहडोल पे जैसे आज ही मामला सामने आया कि डॉक्टर छुट्टी पर चले गए हों, फिर वहां बच्चों की डेथ हो गई। पहले भी बड़े मामले आए, वहां पे कितने बच्चों की डेथ वहां हो चुकी है। तो ये मामला संज्ञान में लेने लायक है। मुख्यमंत्री ने तब भी संज्ञान में लिया था। निश्चित तौर पर महिला बाल विकास को इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। यदि मंत्री को इसमें जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री वहां गए थे, दौरे पे जाना चाहिए। ये मामला कुपोषण से भी जुड़ा हुआ है, जो महिला बाल विकास के अधीन आता है, जो मामला कि किस तरह से बच्चे वहां कुपोषित हो रहे हैं, उन समय पे वो पोषित आहार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कारण है, इसको जमीनी स्तर पर जाके देखना चाहिए। महिला विकास बाल विकास के अधिकारियों की टीम जाना चाहिए। यदि मंत्री नहीं है तो मंत्री को बोलना चाहिए कि भाई टीम जाए वहां पे, जाके देखे कि उनके विभाग से जुड़ी क्या समस्याएं हैं, कहां नीचे तक पोषण आहार नहीं पहुंच रहा है, उसमें क्या रुकावट है, या पोषण आहार का कहीं घोटाला हो गया है। जिस तरह से चावल घोटाले कहीं आ रहे हैं कि भाई पोषण आहार ही नहीं पहुंच पाया है, महिलाओं के पास नहीं पहुंच पाया, बच्चों के पास नहीं पहुंच पाया, तो निश्चित तौर पर ये बच्चों से जुड़ा मामला है और उसमें पहले भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान
लिया है और अभी भी इसमें संज्ञान लेंगे वो। और पहले भी जैसे स्वास्थ्य मंत्री गए थे, उन्होंने कहा था कि किस कारण से ये बच्चों की डेथ हुई है और लगातार ये संख्या हो रही है। अब स्वास्थ्य विभाग का भी इसमें लापरवाही आ गई कि डॉक्टरी छुट्टी पे, डॉक्टरी मौजूद नहीं है, इस कारण इलाज में भी पर्याप्त वो नहीं मिल पा रहा है उनको, जिस तरह से कुपोषण का मामला है और उसका। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है महिला बाल विकास को। चलिए, वाकई ब्रजेश जी जो कह रहे हैं कि इस मामले में महिला बाल विकास विभाग को संज्ञान लेने की जरूरत है। हालांकि विभाग अभी अधिकारियों के जिम्मे से चल रहा है और उन अधिकारियों को अपना दायित्व का सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए, ये बड़ी बात है। अब चूंकि बात मंत्रियों की चल रही, तो आइए हम और बताते हैं कि नए साल में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का क्या आकार, क्या स्थिति रहने वाली है। तो नए साल की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 2 मंत्री और कम हो जाएंगे। इस तरीके से यदि हम कहें तो कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या घटकर 28 रह जाएगी और मुख्यमंत्री के कैबिनेट के 7 सहयोगी इस दौरान कम हो जाएंगे। इनको लेकर इन पदों को कैसे भरा जाए, इन पदों को कब भरा जाए, ये मसला पिछले 1 महीने से लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। अब फिर वरिष्ठ सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भोपाल आ रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक होने वाली है। संगठन के साथ मुख्यमंत्री की बैठकों का सिलसिला लगातार चल ही रहा है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री पर जो विभागों का भार है वो कुछ कम होगा, वो अपने सहयोगियों को बांटेंगे, जिससे विभाग का कामकाज अच्छे से चल सके और सरकार जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लेकर चल रही है वो संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे। चलिए हम स्टूडियो चलते हैं, ब्रजेश जी से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश जी, क्या आपको लगता है कि नए साल की शुरुआत में जो पद खाली हो रहे हैं उन पदों को शुरुआती महीने में भर दिया जाएगा या लंबे समय तक यूं ही खाली रखे जाएंगे? मुझे लगता है प्रभु जी, इसमें 2 समस्याएं आ रही हैं। एक तो जिस तरह से कांग्रेस से टूटकर भाजपा में जो लोग आए हैं उनको एक तरफ से सिंधिया खेमे के लोगों को मंत्री पद दे दिए गए, उनमें 3 मंत्री हार गए हैं, तो 3 पद तो वो रिक्त हो गए हैं। 2 मंत्रियों का कार्यकाल पूरा हो गया था तो वो रिक्त हो गए, तो 5 ये हैं। इस तरह से 7 पूरे पद रिक्त हो जाएंगे। तो 7 लोगों का जो भार है वो अभी मुख्यमंत्री के पास आ जाएगा। वैसे 2 का तो भार आ ही गया उनके पास, 2 मंत्री जो नहीं है उनका विभाग भी मुख्यमंत्री के पास चले गए हैं, तो मुख्यमंत्री के पास ज्यादा काम हो गया। तो इसमें अभी जो समस्याएं जो आ रही हैं संगठन स्तर पर और जो सामंजस्य बिठाने की सिंधिया खेमे से और भाजपा के बीच में, ये एक थोड़ी समस्या आ रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि ये डिले हो रहा है, क्योंकि निगम मंडलों में भी नियुक्ति करना है। बहुत एक बड़ा हिस्सा मंत्रिमंडल का सिंधिया खेमे के पास जा चुका है। जैसे बिंद का बहुत क्षेत्र खाली है, बिंद में सर्वाधिक भाजपा को सीटें मिली थी, तो वहां से विधानसभा अध्यक्ष को का नाम चल रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष वहां से बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, मंत्रिमंडल में भी वहां से लोग आएंगे। तो जो एडजस्टमेंट के लिए जो समाज जो शर्तें जो रही होंगी, जैसे जो कांग्रेस से आए हैं भाजपा में, तो उनकी पूर्ति के लिए इस कारण जो दौरे हो रहे हैं सिंधिया जी के बार बार, कि उन पर भी एक दबाव होगा कि जो 2 मंत्री पद जिनके कार्यकाल पूरा हो गया तो उनको वापस लेने का, और यदि इनमें से मंत्रियों में से कुछ मुझे लगता है कि कम करने की कोशिश होगी कि जिन लोगों को निगम मंडलों में एडजस्ट कर दिया जाए और वहां भाजपा के जो लोग हैं उनको शामिल कर लिया जाए मंत्रिमंडल में। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी अभी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों का देखा जा रहा है, तो आगे लगते उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कुछ मंत्रिमंडल से कम होंगे और नए लोग आएंगे। इस वजह से अभी नए साल में मंत्रिमंडल का निश्चित तौर पर आकार बढ़ेगा ही, तो जनवरी में नहीं तो फरवरी तक तो हो ही जाएगा। यदि चुनाव जनवरी में पंचायत चुनाव, ये नगरीय निकाय चुनाव हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद होगा, या तो निकाय चुनाव की घोषणा होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री कह ही चुके हैं कि अभी हम कोई विस्तार नहीं कर रहे हैं, तो ये फरवरी मार्च तक जाने की संभावना है। फिर पंचायत चुनाव आएंगे, तो मुझे लगता है कि जनवरी के आखिरी में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो क्या ब्रजेश जी, जिस तरीके से महत्वपूर्ण विभाग यदि हम देखें तो राजस्व विभाग या परिवहन विभाग, जल संसाधन विभाग, पीएचई विभाग, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के पास अपने बहुत सारे विभाग पहले से, उनके साथ महिला बाल विकास जैसे विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही जाने वाले हैं, तो वो शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति जो जनता के बीच में ज्यादा रहता है, इतने सारे विभागों का बोझ क्या वो अकेले संभालने के लिए सक्षम हैं कि सभी विभागों का कामकाज वो देख सकें, बराबर मीटिंग्स ले सकें? हर विभाग, जैसे जल संसाधन है, सिंचाई का बड़ा मसला उस विभाग के पास है, कृषि से आय दोगुनी करने का एक काम चल रहा है उसको लेकर, तो ऐसे तमाम जो जिम्मेदारी के बड़े काम है, क्या मुख्यमंत्री पर बोझ नहीं पड़ जाएगा इस दौरान? उसको हल्का करने की जरूरत नहीं महसूस होती संगठन को?
निश्चित तौर पर प्रभु जी मुख्यमंत्री पे बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है 24 घंटे तक काम करने की, और हमने कोविड में देखा है कि उन्होंने अकेले मंत्रियों को 5 मंत्रियों के साथ उन्होंने पूरा काम किया है, तो उनको जो काम करने की जो शैली है उसमें काम का दबाव निश्चित तौर पर उन पर बढ़ जाएगा बाकी विभागों के कारण। तो इनको वो हो सकता है कि जो 2 मंत्री जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था उनको शपथ दिला के विभागों को दें, और विभागों का फिर से एक बार बंटवारा किया जाए। जो सक्षम और अच्छे मंत्री हैं, जो कार्य करने में जो कुशल हैं और जो काम करते हैं, तेजी से काम करते हैं और जिनका रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, पार्टी जिस हिसाब से रिपोर्ट कार्ड देख रही है, तो उनको ऐसे विभाग दे दिए जाए। जैसे जल संसाधन वाला विभाग है, परिवहन वाला विभाग है, वो विभाग उन मंत्रियों को दे दिए जाए इनकी कार्य कुशलता अच्छी है, जो अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, क्योंकि वो अभी जो विभागों की जिस तरह से समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को भी इनसे रिपोर्ट कार्ड लिया है, मंत्रियों को समीक्षा में शामिल किया है, तो मंत्रियों का इसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड तय होगा। उसके बाद कम हो गए मंत्रिमंडल से कुछ मंत्री और निगम मंडलों में एडजस्ट होंगे। उसी की कवायद मुझे लग रहा है कि सिंधिया जी से जो आ रहे हैं, सिंधिया जी से चल रही है, उनकी संगठन स्तर पर चल रही है, दिल्ली भी गए हैं वो, तो संगठन में जो नियुक्तियां होंगी, कुछ लोगों को भाई एडजस्ट करने की कोशिश हो रही होगी, कुछ लोगों को निगम मंडल में एडजस्ट करने की कोशिश होगी। तो ऐसा एक मंत्रिमंडल बनाने की दिशा में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विचार कर रहे होंगे या कवायद करते दिख रहे हैं कि ऐसा मंत्रिमंडल बने जिससे अगले 3 साल बाद उनको जो चुनाव में जाना है, तो उससे जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर रहेगा वो काम ना कर पाए और ज्यादा से ज्यादा तेजी से काम हो। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि रिजल्ट चाहिए हमको, 1-1 महीने की समीक्षा का वो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे मंत्री लोग शामिल होंगे उसमें, ऐसे मुख्यमंत्री के अधीनस्थ होंगे जो ऐसी टीम बनाना चाहेंगे वो, जो तेजी से काम करे और अच्छे रिजल्ट दे, ताकि उनको 3 साल बाद जो चुनाव में जाए फिर से भाजपा की सरकार बन सके। चलिए ब्रजेश जी, तो आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री, एक तो पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री अभी फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मंत्रियों का जो रिपोर्ट कार्ड का मामला है, तो जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो निर्माण से जुड़े हुए विभाग हैं, जिन विभागों पर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा है, उस तमाम विभाग तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। तो जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो उसमें शिवराज सिंह चौहान को भी ध्यान रखना होगा कि उनसे जुड़े हुए विभागों का कामकाज इतना अच्छा हो कि कोई मंत्री का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री से बेहतर साबित ना हो जाए, नहीं तो फिर प्रदेश में एक नई तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। चलिए, तो हम शिवराज सिंह की बात करें तो आगे और उन्हीं से जुड़ा हुआ एक नया मसला जो सामने आया है, वो हम उस पर बात करते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि विवेकशील व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर पिछले 15 महीने की कमलनाथ की सरकार की गलतियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबक लेकर इन गलतियों को न दोहराने की कसम खा चुके हैं। कांग्रेस की सरकार में एक आरोप आमतौर पर लगता था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कमलनाथ थे, जनप्रतिनिधियों को ना तो समय देते थे, ना उनको सम्मान देते थे। इस कारण से अब शिवराज सिंह चौहान ने तय किया है कि वे जहां भी दौरे पर जाएंगे, जनप्रतिनिधियों को वो समय के साथ पूरा सम्मान भी देंगे। इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को दी गई है। अब मुख्यमंत्री जहां पहुंचेंगे वहां हेलीपैड के पास ही एक नई व्यवस्था पहली बार की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेलीपैड पर जैसे ही उतरेंगे उसके पास जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए एक स्थान बनाया जाएगा। वहां टेंट लगा होगा, कुर्सियां होंगी, जहां पर मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर जो और जनता जो आती है उस जनता से मिलेंगे, या जो भी उनका जो कार्यक्रम उस कार्यक्रम में वहां पर पहुंचेंगे। उसको लेकर भी एक गाइडलाइन जारी की गई है कि आखिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जनता के बीच में ये जो डेलीगेशन आने वाला है उससे किस तरीके से मेल मुलाकात करेंगे। तो इसी मसले पर हम बात करेंगे। ब्रजेश जी, ये जो नई व्यवस्था की जा रही है मुख्यमंत्री को लेकर, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि शिवराज सिंह जनता से जुड़े हुए नेता हैं, वो पहले भी जब कार्यक्रम में जाते थे तो सीधे जनता के बीच धस जाते थे। हमने उनको देखा है कि वो आधे घंटे 2-2 घंटे तक बैठकर लोगों के आवेदन लेते थे। कई बार तो ये भी प्रक्रिया चलाई उनने कि वो जनता के आवेदन लेकर तत्काल समाधान भी मौके पर कराते। तो ये जो नई व्यवस्था की जा रही है कि जनप्रतिनिधियों से वो पहले मिलेंगे, फिर बाद में कार्यकर्ता या जनता से। प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी मिलते रहे हैं लोगों से और मिलते थे, उसमें उन्होंने थोड़ा सा सुधार किया। आप ही ने कहा कि विवेकशील इंसान जो होते हैं वो दूसरों की गलती से सीखते हैं। अब खुद गिरने के बाद, ठोकर लगने के बाद संभले आदमी तो अलग बात है। यहाँ मुख्यमंत्री ने एक चीज देखी है बहुत अच्छी, कि जो पिछली 15 माह की कमलनाथ सरकार में जो गलतियां की थी उनसे सबक लिया उन्होंने। आपने देखा है कि वो पिछली कांग्रेस सरकार में फूटी इस वजह से डली कि वो जनप्रतिनिधियों को, अपने मंत्रियों को ही समय नहीं देते थे मुख्यमंत्री, ऐसे आरोप लगाए गए और यही एक आधार बनाया गया कि वो
मंत्रियों को समय नहीं दिया। जनप्रतिनिधियों ने भी यही आरोप लगाया कि उनका चलो चलो, तो वो सरकार उनकी चली गई। तो मुख्यमंत्री ने ये देखा कि जनप्रतिनिधियों में ये सरकार भी जिस तरह से पूर्ण बहुमत से बनी है, जनप्रतिनिधियों में एक आम चीज रहती है कि कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। इससे पहले भी विधानसभा में अधिकांश विधायकों ने शिकायतें की हैं और लगातार चिट्ठियां लिखी जाती हैं कि जनप्रतिनिधियों को बाकायदा सम्मान दिया जाए, उनको समय दिया जाए। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद ही कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आप मेरे मिलने के मैं जब आऊंगा हेलीपैड पे ही उनके कुर्सी से लेकर टेंट तक के बैठने की उनकी ससम्मान व्यवस्था कलेक्टर करेंगे और मुख्यमंत्री सबसे पहले उनसे मिलेंगे। इसके बाद उन्होंने कलेक्टरों को अधिकृत किया। जब कलेक्टर ये देखेंगे कि जनप्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री कितना सम्मान कर रहे हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दे रहे हैं। तो आप देखना इस टाइप की जो शिकायतें विधायकों की आती थी विधानसभा में कि कलेक्टर हमसे मिलते नहीं है, वो नहीं करते, तो उसमें भी एक सुधार आएगा। कलेक्टर उनको उतनी तवज्जो देंगे, उनको मालूम है कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो मेरे सामने ही शिकायत की जाएगी कि कलेक्टर हमसे मिलते नहीं है, समय नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं और हमें समस्याओं का समाधान नहीं करते। तो एक समस्या ये समाधान हो जाएगा। दूसरा, जो पिछली सरकार पे आरोप लगा था वो आरोप इस सरकार पे नहीं लग पाएगा। उसमें भी और आगे सुधार क्या किया है मुख्यमंत्री जी ने कि इसके अलावा यदि कार्यकर्ता पार्टी के मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें भी बाकायदा टाइम देंगे वो, और जो प्रतिनिधि मंडल, यदि कोई प्रतिनिधि मंडल है उनको सीधे ज्ञापन देना चाहता है प्रभु जी, तो उसको भी बाकायदा कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि सबको वो टाइम देंगे। जहां सभा स्थल है वहां पे बारी बारी से कलेक्टरों की जिम्मेदारी होगी कि वो मुख्यमंत्री से उनको मिलवाएंगे। पहले कलेक्टर उनसे समस्याएं सुनेंगे, उनके अपने स्तर पर समाधान हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। बारी बारी से उनको बाकायदा सबको समय देंगे और मुख्यमंत्री भी उनको समय देंगे, कार्यकर्ताओं को भी समय देंगे। और इसके साथ साथ जैसे मुख्यमंत्री पहले भीड़ में चले जाते थे और लोगों से खुद आवेदन लेते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे, लेकिन कोविड के कारण उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया है। उसमें कहा गया है कि कलेक्टर मुख्यमंत्री के सभा स्थल पर पहुंचने से पहले ऐसा इंतजाम करें कि सबके आवेदन ले लिए जाएं और मुख्यमंत्री के पास पहुंचा दिए जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो ये कोविड के कारण किया, नहीं तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री हमेशा भीड़ में चले जाते हैं, खुद आवेदन लेते हैं उसी टाइम, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो इस कारण ये इंतजाम किए गए हैं कि आवेदन पहले ले लिया और उनके बाद में समाधान मुख्यमंत्री अपने आप कर लेंगे। तो ये नई व्यवस्था की गई है ताकि सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी ना रहे। मुख्यमंत्री तो पहले भी मिलते रहे हैं, अब जनप्रतिनिधियों में जो नाराजगी होती थी, जो शिकायतें आती थी, वो इस नई व्यवस्था से उसका समाधान हो जाएगा। तो क्या ब्रजेश जी ये माना जाए कि जो जनप्रतिनिधि जिलों से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भोपाल तक चक्कर लगाते थे, कुछ उनके आने में कमी आ जाएगी, या मुख्यमंत्री को जब वहां पहुंचेंगे तो जो जिले के नेता हैं वो पहले उस जिले की स्थिति से उनको अवगत करा सकते हैं कि वहां पर क्या समस्याएं हैं, क्या मुख्यमंत्री को घोषणा करनी चाहिए। एक इसका अपना एक चैनल अलग से है सरकार के स्तर पर कि कलेक्टरों के जरिए या संबंधित विभाग के अधिकारियों के जरिए सरकार को एक रिपोर्ट आ जाती है कि मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहां पर क्या क्या काम शुरू होने वाला है, वहां क्या मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं, पब्लिक किस तरीके की मांग कर सकती है। तो उसको लेकर अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक तंत्र है सरकार का, उसके साथ साथ अब वो जनता के जो नेता है उनको भी शामिल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रभु जी उनका एक अलग तंत्र रहता है। हमने कई बार देखा है कि कलेक्टरों को जो जानकारी नहीं रहती, एसपी को जो जानकारी नहीं रहती, वो सीधी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है, क्योंकि पार्टी का और उनके कार्यकर्ताओं को जो सीधा जुड़ाव है, सीधा नेटवर्क है, तो उन तक वो सब चीजें पहुंच जाती। अब इस नई व्यवस्था के कारण कलेक्टर भी जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे कि क्या माहौल है, क्या समस्या है आपकी, जो मेन समस्या हम मुख्यमंत्री के सामने रख सके या घोषणा करवा सके। जनप्रतिनिधियों से मिलने से आधी समस्या समाधान हो जाता है कि यदि जनप्रतिनिधि से आप मिल लिए, क्षेत्रीय विधायक से मिल लिए, जिला अध्यक्ष से मिल लिए और वहां के नगरपालिका अध्यक्ष से मिल लिए, उनकी जो मुख्य समस्याएं रहती जिनके लिए वो भोपाल तक दौड़ लगाते थे, और हमने देखा है विधानसभा में मुख्यमंत्री से विधायकों को मिलने के लिए समय नहीं मिल पाता था, वो समस्या समाधान उनका वहीं क्षेत्र में हो जाएगा, वो अपनी बात कह सकते हैं वहां पे। तो आधा संतुष्ट तो आदमी यही हो जाएगा कि हमने अपने मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा दी है। और जब मुख्यमंत्री खुद विधायकों को महत्व देंगे तो कलेक्टर सामान्य तौर पर उनसे वो सब समस्याएं ले लेंगे और पहले ही उनका समाधान हो जाएगा कि मुख्यमंत्री तक जो जायज बातें हैं, जायज मांगे हैं विधायकों की, वो ना पहुंच पाए। तो ये एक व्यवस्था में जो प्रशासनिक तंत्र को जो मुख्यमंत्री सख्त करना चाहते हैं, प्रशासन को सुशासन की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उस दिशा में ये कदम है कि जनप्रतिनिधियों के कलेक्टर के सामने ही जनप्रतिनिधि अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि हमने कलेक्टर से ये बात कही थी, ये समस्या का समाधान हमारा नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे ये सुशासन की दिशा में एक बढ़ता कदम है और इससे प्रशासन तंत्र पर पकड़ भी मजबूत होगी और शिकंजा कसेगा।
चलिए, तो बात हो रही है मुख्यमंत्री के एक नए तरीके के तेवरों की और सुशासन को लेकर मुख्यमंत्री जो कवायद कर रहे हैं उसकी। तो इसी पर हम आगे बात करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने सुशासन को लेकर एक जो नया इनिशिएटिव शुरू किया है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली थी 9 दिसंबर को और अगली कॉन्फ्रेंस वो लेने वाले हैं 4 जनवरी को। पिछली कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी मुख्यमंत्री के निर्देश जारी हुए थे, जो उन्हें कार्रवाई के लिए कहा था, उसका कार्रवाई विवरण कलेक्टरों से मांगा गया था, पुलिस अधीक्षकों से मांगा गया था। उसके लिए तारीख दी गई थी 24 दिसंबर तक की। इसको लेकर 3-4 बार लगातार रिमाइंडर भेजेगा। और हमारे पास जो जानकारी है, अधिकांश जिलों से कोई भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं पहुंची है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अगली जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है उसमें मुख्यमंत्री का रूप और सख्त हो सकता है। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने कार्यक्रमों के दौरान एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो किसी भी तरीके के माफिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जमीन के नीचे 10 फीट गाड़ देंगे, प्रदेश से वो छोड़कर चले जाए मध्य प्रदेश को। तो अब जो इन्हीं मुद्दों को लेकर जब वो अगली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हो रही है और जहां पर कार्रवाई विवरण अभी तक नहीं आया है कि किस जिले को क्या मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, वहां क्या मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन हो गया है, कौन से निर्देश ऐसे हैं जिसका पालन नहीं हुआ है, तो उसको लेकर रिपोर्ट का जो मामला है वो शायद अगली कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को और ज्यादा विस्फोटक बना सकता है। तो ब्रजेश जी, ये जो अगली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसकी रिपोर्ट न भेजने के पीछे क्या कारण आपको दिखाई दे रहा है कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि मुख्यमंत्री के ऐसे कौन से निर्देश थे जिनको वो अभी तक फॉलो नहीं कर पाए? प्रभु जी देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह है, वो पहले से पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री को देखते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेचर को वाकिफ हैं वो अच्छी तरीके से, वो सहनशील व्यक्ति हैं, ज्यादा किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि यही लापरवाही है जो उन पर भारी पड़ने वाली है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अब चौथे कार्यकाल में अपने जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं और सख्त प्रशासन देने की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, जो अब तक हम देखते आ रहे हैं कि वो बदले हुए हैं पूरे। अब जो कलेक्टर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हमने देखा है कि प्रभु जी कि एक कलेक्टर और एसपी पे वो गाज गिरा चुके हैं। जो भी लापरवाही कर रहा है, भ्रष्टाचार के जो भी मामले आ रहे हैं, वो सीधे टीआई हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे अन्य विभागों के हों, वो सीधे उनको बर्खास्त करने के निर्देश दे रहे हैं। नीमच के इंस्पेक्टर के लिए मुख्यमंत्री ने पिछली बार ये निर्देश दिए थे ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने। उसका एक सामान्य समस्या है कि प्रोसीजर रहता है प्रभु जी कि जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए तो निश्चित तौर पर उस पर सख्त कार्रवाई होगी, बर्खास्तगी होगी। लेकिन बर्खास्तगी के लिए एक प्रारंभिक जांच होती है, एक विभागीय जांच होती है, उसमें वो दोषी पाया जाता है, उसको भी मौका दिया जाता है कि न्याय का जो सिद्धांत है कि आप पे आरोप लगे तो आपको भी अपने बचाव में कुछ कहने का एक अधिकार है। तो वो अधिकार, वो जो खाना पूर्ति है, जो सिस्टम की है कि लिखा पढ़ी होगी, आप पे जो आरोप लगे आपसे जवाब तलब किया जाएगा। यदि आपके जवाब तलब से संतुष्ट नहीं होता विभाग तो निश्चित तौर पर बर्खास्तगी होनी है। जिस तरह से गंभीर आरोप है कि उन्होंने अफीम रखकर गाड़ी में किसी को फंसाने की कोशिश की गई है, तो इसमें प्रूफ हो जाएगा निश्चित तौर पर और मुझे लगता है कि आगे जाके उस पर कार्रवाई होगी एकदम तत्काल। जैसे मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जता दी है कि इस टाइप के लोगों को, इस टाइप के अधिकारियों को वो विभाग में या सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को घर बिठा दिया जाएगा। तो उस दिशा में कार्रवाई निश्चित तौर पर आगे चल रही होगी विभाग की। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने आज भी कहा है कि मैं 10 फीट नीचे गड्ढे में गाड़ दूंगा यदि गुंडे बदमाश नहीं रहेंगे, तो उनका जो रुख है। और अगली आपकी जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आपको और तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। और हमने देखा है कि पिछली कॉन्फ्रेंस के कारण बहुत कुछ सुधार आपको देखने को मिल रहा है प्रशासन में। कई कलेक्टरों के कामकाज के तरीकों में बदलाव दिखा है हमको। कई कलेक्टर अच्छे काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। वही कलेक्टर जिनको रात में गांव रुकने का कहते थे, डायरियां भरने को कहते थे कि आपकी रूटीन डायरियां क्या काम कर रहे हो, आप कहां गए हो, ये सब वो मेंटेन करने की जो बात होती थी पहले के दौर में मुख्यमंत्री ने कहा उनका पालन नहीं होता था। लेकिन अब आपको देख रहे हैं पालन होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधियों पर कार्रवाई हो, तो लगातार आप देख लीजिए, इंदौर में देख लीजिए, भोपाल में देख लीजिए और ग्वालियर में देख लीजिए, कार्रवाई हो रही है। उन्होंने चिटफंड कंपनियों पर उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अगली बैठक में हर कलेक्टर एक कार्य योजना बनाकर लाएगा हर जिले की, कि उनके जिले में कौन सी चीज का अच्छा उत्पादन होता है उसको ब्रांड दिया जाएगा और उसको प्रचार किया जाएगा, उसकी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी किसानों को। इस तरह का एक प्लान एक जिले से मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, तो एक जिले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो आपने देखा पिछली बार आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर एक्शन टेकन रिपोर्ट तो अभी तक दे नहीं पाए बहुत सारे जिले। जो हमारे पास जानकारी है कि शायद एक या 2 जिलों की एक्शन टेकन रिपोर्ट आई है जीएडी के पास, बाकी जिलों ने अभी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट ही नहीं पहुंची।
तो फिर वो कैसे मुख्यमंत्री के जो निर्देश थे 10-12 बिंदुओं के पिछली कॉन्फ्रेंस में, उन सब का पालन कैसे कर रहे हैं? जीएडी ने 24 तारीख तक ये मांगी थी सभी जिलों से कि ईमेल पर आपको ये रिपोर्ट देना है कि पिछली बार जो 4 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्देश दिए गए थे उनका कितना पालन हो गया है, कितना एक्शन हो चुके हैं। यदि मान के चलिए आपने चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई की है, उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कितनी कार्रवाइयां की हैं, कितने मामले हैं, क्या क्या आपने उसमें किया, एक पालन प्रतिवेदन आपको भेजना है। तो जो 24 तक भेजना था को अधिकांश जिलों ने नहीं भेजा है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करने की कोशिश में होंगे कि 1-2 दिन में कार्रवाई कर दें, क्योंकि समीक्षा से पहले वो उनको ये ना डांट पड़ जाए कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो उस दिशा की वजह से, क्योंकि कम समय मिला है, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें जो नई कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर समय कम मिला है। कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के चक्कर में अधिकारी 1-2 दिन के डिले कर रहे होंगे कि वो रिपोर्ट भेज दें तो ज्यादा से ज्यादा कार्रवाइयां उनकी समायोजित हो जाए उसमें, ताकि अगली बार जब बैठक हो तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पिछली कॉन्फ्रेंस में आपको सार्वजनिक रूप से आईएएस आईपीएस अफसरों को जो लताड़ लगाई थी, फटकार लगाई थी, नाराजगी व्यक्त की थी, वो उसकी शर्मिंदगी अधिकारियों को ना उठानी पड़े। मुझे लगता है यही एक वजह हो सकती है प्रभु जी डिले करने की। चलिए, तो पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अंत में हम एक नई खबर के साथ आपको छोड़कर जाने वाले हैं, और वो खबर ये है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके का प्रदेश में सुशासन लाने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं उस पर वाकई में कुछ जगह पर अधिकारी अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की एक जानकारी सामने आई है, और ये अपने आप में एक अनूठा मामला है कि प्रदेश के किसी जिले में कहीं पर कोई अधिकारी ने यदि रिश्वत ली है तो उसको भरे बाजार में या सभा में कहीं कार्यक्रम के बीच में उस रिश्वत को लौटाना पड़ रहा है। ये जो कार्रवाई कराई जा रही है वो छतरपुर कलेक्टर के द्वारा कराई जा रही है। वहां पर लगातार 2-3 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं कि जब कलेक्टर ने पंचायत लगाई तो वहां पर लोगों ने कहा कि उन्हें आवास के लिए किसी से 6,000 रुपए ले लिए गए थे। जनपद पंचायत के सीईओ को उन्होंने निर्देश जारी किए कि तत्काल मौके पर ही उसी भीड़ के सामने वो 6,000 रुपए वापस करें। इसी तरीके से एक पटवारी द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया था, जिसको 4,000 रुपए वहां पर वापस कराए गए। तो यदि मध्य प्रदेश में वाकई शिवराज सिंह चौहान जो सुशासन की पहल कर रहे हैं या वो जो निर्देश दे रहे हैं सख्त प्रशासन को कि किसी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारियों को जड़ से समाप्त किया जाएगा, तो शायद उसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।